यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए अब हम अपने जो मैथ का सेक्शन है, मैथ की प्रैक्टिस हम करेंगे। मैथ साइंस के यहाँ पर 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट हमारा 60 नंबर का आता है। सेकंड पेपर की हम प्रिपरेशन करें, तैयारी अपनी कर रहे हैं। चलिए सब्जेक्ट वाला हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ हम एक क्वेश्चन यहाँ पर करते चलेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्णांक को 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या होती है। तो इसमें पेयर आपको बताना है कि कितनी संख्या आपकी होती है। जो अब बच्चा जो मैथ वाले आपकी जो सीटेट पेपर फर्स्ट वाले आपके क्लासेस चल रही है, उसी की तरह आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वो एज इट इज़ आपको करना होता है। तो इसमें अभाज्य युग्म जो होता है ट्विन प्राइम्स के इसमें पूछे गए हैं 1 से 100 तक की बीच की संख्या क्या होती है। चलिए इसमें अगर हम निकालें तो इसमें जो आपका यानी युग्म अगर हम निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले आता है 2 और 3 आपका, यानी 2 2 का एक पेयर आपका बनता है, 2 3 आपका हो जाएगा। 2 3 के बाद आता है आपका 5 और 7, 5 7 आपका आएगा। देन आता है 5 7 के बाद आपका, तो अभाज्य युग्म इसमें आपको बनाना है। क्या बनाना है? अभाज्य युग्म। तो यहाँ पर 7 के 5 7 के बाद आता है 17 और 19 का, 17 और 19 हो गया। 19 के बाद आता है 29 और 31 का पेयर आपका बनेगा। 29 31 के बाद आता है 41 और 43, 41 और 43 आएगा। देन आता है 59 और 61, 59 और 61 आपका आएगा। उसके बाद आता है 71 और 71 आपका और 77 नहीं 71 आएगा। 71 और 73 आपका आता है। क्या आता है? 71 और 73 आपका आएगा। इकसठ हो गया। 61 के जो किसी के भी पहाड़े में आपका नहीं आता है, पहाड़े में आपका नहीं आता, तो फिर आएगा आपका 87 और 89। तो कितने युग्म यहाँ पर आपके बैठते हैं? ये बैठते हैं आपके 8। कितने बैठेंगे? 8 आपके बैठते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 8 दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन जो 4 है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि 21 168 बराबर आपका है 2 की पावर a है गुना 3 की पावर b है गुना 7 की पावर c है, जहां a b तथा c प्राकृत संख्याएं है। कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर है। तो 4a - 5b प्लस c का मान क्या है? तो c की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो चलिए अगर इसको निकालते हैं तो 21 168 का अगर हम गुणनफल करते हैं, तो गुणनफल अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसका गुणनफल करते हैं। तो गुणनफल अगर हम इसका करते हैं तो गुणनफल करने के लिए क्या, इसका जब गुणनफल करेंगे तो 2 कितनी बार? 2 आपका आता है 4 बार, फिर 3 आपका आता है 3 बार, 4 हमारा 2 बार आता है, और 3 बार आपका आएगा, और 7 आपका 2 बार आएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 हो जाएगा गुना 7 की पावर 2। तो इसमें अब तो यहाँ पर जो ए की जो वैल्यू है वो 4 आपकी आ गई, बी की जो वैल्यू आती है 3 आपकी आ जाएगी, और सी की वैल्यू 2। तो ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू यहाँ पर 4 आती है, बी की वैल्यू 3 आएगी, और सी की वैल्यू 2 आएगी। तो अब इस वैल्यू में अगर हम इसकी जो वैल्यू दी गई है ये रख देते हैं, इसको सोल्व करने के बाद ये आता है 4a माइनस 5b प्लस सी आपका था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 गुना 4 माइनस के 5 गुना 3 प्लस के 2। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 माइनस 15 प्लस के 2। तो कितना बचा? ये आपका 3 आता है। कितना बचेगा? 3। तो 3 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 है कि माना कि x जो है
वो एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 20, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। तो x के अंकों का योग क्या होगा? तो x के जो अंक है उनका योग पूछा गया है कि उनका योग क्या आएगा। तो चलिए उसका योग देखते हैं कि उसका जो योग होगा वो क्या आएगा। सबसे पहले जो संख्या आपको दी गई है इसका लैसा लेंगे। तो इनका जब लैसा लिया तो संख्या का लैसा लेने के बाद हमारा लैसा आता है 840। 840 क्या आया? एलसीएम आया। देन संख्या जो दी गई है आपका आगे कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे यानी 5 जो होता है इसमें शेष आपका रहता है तो 5 बच जाता है। तो अब जो संख्या आपकी है ये हो जाएगी x बराबर 840 प्लस के 5। तो ये कितना आया? 845 आपका हो जाता है। तो x के अंकों का योग अगर हम करें तो ये हो जाएगा 8 + 4 + 5 तो कितना आता है? 17। तो कितना आएगा? तो 17 आपका आएगा। 17 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में, यही राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि संख्या आपको दी गई है 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो चलिए यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पर हमने ले लिया तो अगर हम यहाँ पर जो संख्या है वो ले लेते हैं तो यहाँ पर हमने संख्या 17 ले ली। मान लिया हमने जो x है ये कर दिया कि 50 में से हमने यहाँ पर 17 घटा दिया। पहले हमने 17 घटाया फिर 61 में से भी 17 यानी सब में से 17 यहाँ पर माइनस कर दिया हमने। इसी तरह 92 में से 17 घटा लिया, 117 में से भी 17 हमने माइनस कर लिया। तो इनका जो रिजल्ट आता है काटने के बाद यानी इसमें से घटाने के बाद 33 आपका हुआ, यह आपका 44 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 75 होता है, यह आपका 100 हो जाएगा। ये कितना है? 100। तो इनका सभी का जो अनुपात होगा, जो रेशो होगा वो कितना आएगा? ये आता है 33 रेशो 44 रेशो 75 रेशो 100। ये आपका हो गया। तो अब इसका अगर हम निकालते हैं ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये कितना 11 से 11 × 33 आपका होता है और 11 × 4 44 आपका यानी 3:4 आपका आ जाएगा। इस साइड आपका जो ये आएगा यहाँ पर जो रेशो आपका बैठता है 75 और 100 तो ये कितना यानी 25 × 75 और 25 का 100 आपका हो जाएगा यानी 3:4 ये आपका हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर कि जो राइट यानी जब हम 17 लेते हैं इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर है तो 17 पे आपका आता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर दिया गया है कि रुपये 1710 की एक राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। तो ए और सी में क्या अंतर होगा? तो जो ए और सी है उसमें डिफरेंस क्या आएगा? तो इसमें डिफरेंस चलिए यहाँ पर जो अनुपात आपको दिया गया है, अगर हम अनुपात ए बी सी के अनुपात अगर हम करते हैं ये होता है 9:6:4 आपका है। क्या है? 9:6:4 आपका है। ए बी सी से के रेशियो का जो अनुपात आता है वो 9:6 यानी मान लिया हमने सपोज कर लिया कि ए की राशि क्या है, ए की जो राशि है वो हमने 4x सपोज किया हुआ है। तो बी की राशि कितनी हो जाएगी? बी की जो राशि है वो हो जाएगी यहाँ पर 6x हो गई। फिर सी की जो राशि होगी वो 9x आपकी हो जाएगी। इसके बाद है कुल राशि, अगर हम टोटल राशि निकालते हैं तो ये हो जाएगा कुल राशि यानी 4x + 6x + 9x बराबर कितना है? 1710 आपका है। तो टोटल करने के बाद ये कितना हो जाता है? 19x आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा 1710। तो x तो 1710 ये आपका आगे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है x के बराबर हो जाएगा 1710/19 आपका हो जाएगा। तो ये आपका आएगा x की जो वैल्यू आई वो कितनी आती है? वो आती है 90 आपकी। तो x बराबर आपका हो जाता है 90। तो अब a की राशि आपकी 4 थी, 4 यानी x की वैल्यू 90। तो यहाँ पर हमें x की जगह पर 90 अपना रख देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला था आपका 4x, तो अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं तो 4 × 90 अगर हम करते हैं 9 × 4 32 तो 320 आपका आ जाएगा। इस
ये सॉरी 9 चौक 36 आपका है, तो 360 आपका आएगा। इसके बाद है बी, तो बी की वैल्यू थी 6x, तो 6 से गुना यानी 6 गुना 90 अगर कम करते हैं तो ये आ जाएगा 9 6 54, 540 आपका हो जाएगा। फिर है सी की, तो सी की वैल्यू थी 9 गुना 90, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 81, 810 आपका हो जाएगा। तो ये सब की वैल्यू हमने निकाल ली, ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके आ गई। अब हमें से पूछा क्या गया है ए और सी में अंतर, तो ए और सी में अंतर पूछा गया है, तो ए यानी सी में से हम ए को इसमें माइनस कर देंगे, तो सी में से ए को अगर माइनस करते हैं तो 810 में से 810 सी की वैल्यू थी और जो ए की वैल्यू थी वो थी 360, तो सी में से ए को माइनस कर दिया तो कितना हमारा बचता है, जो रुपये आएंगे वो आएगा 450, तो यही आपका डिफरेंस आया। तो 450 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 है अब आपका कि टोकरियां है, जो टोकरी यहाँ पर दिया गया है, तो टोकरी ए और बी में रखे फलों की संख्या 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिया जाए तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। तो अब आपसे पूछा गया कि ए और बी में कितने फल हो गए, तो ए और बी में फल यहाँ पर पूछे गए, तो कितने फल आते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसमें जो टोकरी ए और बी में जो रखे फलों की संख्या कितनी, तो अनुपात दिया गया 7:9 अनुपात है। तो मान लिया हमने, सपोज कर लिया, तो ए में रखे फल कितने हैं 7x, हमने 7x हो गया, और बी में रखे का हो जाएगा 9x, कितना 9x, जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरह अब हमें करना है। तो 7x ये आपका हो जाएगा 7x माइनस 6 और 9x प्लस के 3, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि यदि टोकरी ए में से 6 फल निकाल कर, तो निकाले यानी 7x में से माइनस हो जाएगा, और बी में उसने फल जो है वो डाले हुए हैं, तो बी में डाल दिए जाते हैं। तो बी में क्या है, यानी बी में उसने डाले, तो ये आपका 6 था, ये आपका था। अब तो यहाँ पर था कि 7x प्लस माइनस 6 और 7x प्लस के 6 आपका था, ये आपका हो गया, ये 9x आपका था। तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं ये आपका, तो ये यहाँ पर ये 1/3 आपका दिया गया है, तो इसको सोल्व करने के बाद आता है 21x माइनस के 18 बराबर 9x प्लस के 6 आपका आ जाएगा, यानी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर आता है 21x माइनस के 18 बटे माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस के 9x माइनस के 6 बराबर 0। अब आगे इससे आगे ये हो जाएगा 9 21 में से 18, ये आपका हो जाएगा, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, ये आपको जोड़ना है, इसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो अब जो आपका आंसर आता है, तो ये माइनस के हमने प्लस कर लिया, यानी माइनस आपका आपस में जुड़ जाएगा, तो 18 और 6 आपका हो जाएगा 24 और 9, तो ये 33 में से फिर आपको 21 इसमें से माइनस करना है, तो 33 ये हो जाएगा 33 माइनस 21, तो कितना आपका बचता है, यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब इसको जब हम सोल्व करते हैं ये आपका आ जाता है, इसके बाद आगे की जो संख्या आपकी है देन, तो अब यहाँ पर हो जाएगा ये 12x बराबर 24, तो x की जो वैल्यू आई यानी 12 दूनी 24 आपका होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो ए में जो रखे फल थे वो 7x आपका था और b में 9x आपका था, तो इसमें 2x की वैल्यू 2 आई, तो जहाँ पर हमने यानी 7 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा 14, और b में था आपका 9x, तो 9 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 18 आपका हो गया। तो अब जो कुल फल इसमें पूछा गया है ए और बी में कुल कितने फल है, तो दोनों को 18 और 14 को जोड़ देना है। तो 18 और 14 जोड़ने के बाद 18 और 14 जोड़ने के बाद कितना आता है 32, तो 32 ही आपका आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में 32 आपको दिया गया है, तो 32 जो है ऑप्शन सेकंड में दिया गया, ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 है, जहाँ पर जो ट्राइंगल आपका दिया गया है, तो त्रिभुज है, ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित है। तो DA लैम्डा AB और CB लैम्डा AB तथा AC बराबर BD है। तो निम्न में से पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर सत्य आपका होगा। तो सत्य यहाँ पर पूछा गया है। चलिए ये आपका, तो इस तरह अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका एक पिक्चर के माध्यम से अगर, तो ये आपका डायगोनल हो जाता है। यहाँ पर था ये आपका इस तरह डायग्राम हो गया। ये हो जाएगा आपका इस तरह आपका डायग्राम, ठीक है। ये अब आपका ये क्या है, ये आपके पैरेलल है। तो यहाँ पर ये आपका जो इसको नाम दे देते हैं A B C और D आपका हो जाएगा। तो AB के बराबर AB बराबर AB आपका है, जो कि कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा आपकी है। कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा आपका है। तो उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद आता है कि AC और BD, जो AC और BD है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB, देखिए ये ट्राइंगल हो जाएगा आपका। ट्राइंगल अगर बनाते हैं AB और C आपका हो जाएगा ABC। ये हमने इस तरह हमने जो ट्राइंगल है ये वाला लिया, तो ABC यहाँ पर लिया हमने ट्राइंगल AD और B। तो ये आपका ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल है ADB ये हो गया। इसके बाद जो AB बराबर AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल बराबर AB जो है वो उभयनिष्ठ आपका है। कैसे है, उभयनिष्ठ। और AC बराबर BD जो होगा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका है। तो अब आएगा एंगल DAB, एंगल DAB बराबर एंगल CBA, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का आपका है, 90 डिग्री का आपका बन रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का आपका बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका है। अब है कि ट्राइंगल जो BAD, तो ट्राइंगल BAD ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC, ये भुजा माइनस कोण माइनस भुजा। तो इसमें आपका आता है कौन सा ऑप्शन इसमें सही आपका होगा, तो इसमें BAD बराबर ये आपका है। तो इसमें जो सही आपका हो गया ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल BAD। तो ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 कि चार त्रिभुजों की जो भुजाएं है वो नीचे आपको दी गई है। तो भुजा क्या है, नीचे यहाँ पर दी गई है। तो इसमें ये आपको भुजा दी गई है, तो इसमें निकालना है कि इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर हमें पता करना है, राइट ट्रायंगल कौन सा यहाँ पर बना रहा है। तो चलिए इसमें जो होता है, इसमें अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो एक एक करके सभी को हमें सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम, चलिए ये हो जाएगा 61 स्क्वायर, 61 स्क्वायर ये हमने लिया। देन आता है आपका 60 का स्क्वायर, 60 स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, प्लस 11 का स्क्वायर आपका है। तो 61 का स्क्वायर कितना होता है, 37, 21 आपका हो गया। देन 60 का स्क्वायर होता है 3600 प्लस 11 का स्क्वायर 121 आपका हो जाता है। तो 3721 बराबर 3721 आपका आएगा, जो क्या है ये आपका सही होगा। तो इसका ये ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 39 है कि किसी त्रिभुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे सबसे बड़े जो कोण है उनका अंतर पूछा गया है, डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया है। अंतर क्या होगा, तो चतुर्भुज जो है उसके कोणों का जो अनुपात होगा, तो कोणों का अनुपात क्या है, कोणों का अनुपात इसमें दिया गया आपका। तो मान लिया हमने यहाँ पर हमने 3x ये मान लिया, सपोज कर लिया 3x ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x
प्लस 9x, तो बराबर कितना 360 डिग्री हमने मान लिया। कितना 360 डिग्री, क्योंकि एक जो कोण का यहाँ पर 90 होता है, यानी पूरा 360 डिग्री हमने यहाँ पर मान लिया, क्योंकि चतुर्भुज के जो 4 कोण होता है उनका योग हमेशा 360 डिग्री आपका रहता है। तो अब इसको यानी 24x, ये हो जाएगा 24x, तो ये कितना आया, ये आपका, ये इनको जोड़ने के बाद ये हो जाता है 24x बराबर 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो x के बराबर आता है 15 डिग्री। x बराबर कितना है, 15 डिग्री आपका आता है। तो अब x की वैल्यू, जहाँ ये आपका सबसे पहले आपका था, तो यहाँ पर 9x आपका है, तो 9, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 9 गुना 15, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, ये हो जाएगा 135 डिग्री। उसके बाद सबसे बड़ा कोण आपका 135 डिग्री का, इसमें पूछा गया सबसे बड़े और सबसे छोटे में। सबसे छोटा आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 गुना 3 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 9 आपका 3, ये था आपका 15। यहाँ पर आपका जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 15 आई है, तो 15 थी 45 हो जाएगा। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 135 में से 45 को अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 90 डिग्री आपका आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में पूर्णांकों में, तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव होंगे। तो कितने विभिन्न त्रिभुज यहाँ पर पॉसिबल होते हैं, ये आपसे पूछा गया कि तो कितने यहाँ पर आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो आएंगे तो कितने पूछा गया है कि जो त्रिभुज आते हैं, तो चलिए यहाँ पर अगर हम समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज आपका आएगा। सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। कैसा, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज ये होता है, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। तो ये भी 4 सेंटीमीटर की हो गई, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर की, और ये भी 4 सेंटीमीटर की। अब दूसरा आता है समबाहु के बाद आता है समद्विबाहु। ये कौन, दूसरा जो आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है आपका, इस तरह का आपका त्रिभुज होता है। ये आपका, ये 2 का हो जाएगा, ये 5 का, ये 5 का, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका होता है। तो समकोण जो त्रिभुज आपका होता है ये आपका होता है, तो ये 3 सेंटीमीटर की आपके हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर की और ये 4 सेंटीमीटर की। तो 3 तरह के आपके होते हैं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, 3 इसमें राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 56 मीटर है, 42 मीटर और 10 मीटर आपको दी गई है। तो इसके अंदर जो अधिकतम कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं, यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाई 2.8 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर आपकी है, 70 सेंटीमीटर है। तो ये आपसे पूछा गया है कि होगी कितनी। तो चलिए इसे भी अब अगर हम सोल्व यहाँ पर करते हैं, तो जो घनाभागार जो डिब्बों की संख्या बराबर आ जाएगा, घनाभागार गोदाम का जो आयतन है बराबर प्रत्येक डिब्बे का आयतन, प्रत्येक डिब्बे का जो आयतन होता है। तो कितना दिया गया है हमें, 56 मीटर। ये आपका, ये वाली संख्या आपके ऊपर आ जाएगी, 56 मीटर गुना 42 मीटर गुना 10 मीटर। इसके अपोन में आएगी 2.8, जो विमाई, ये आपको 2.8 मीटर गुना 2.5 मीटर गुना 70 में, यानी सेंटीमीटर आपको दिया गया। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या सारी जो यूनिट है मीटर में आपकी आ जाएगी, सारी संख्या 0.7 आपका मीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपका होता है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसे सोल्व करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 23,520 बटे 4.9, तो ये आपका हो जाएगा 4800। कितना आएगा, 4800। तो 4800 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 42, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन का आयतन आपको दिया गया है। तो पाई की जो वैल्यू आपको लेनी है वो 22/7 यहाँ पर लेनी है। तो चलिए, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की जो परिधि होती है तो वो हो जाएगी, ये परिधि कितनी थी,
528 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो ये हो जाएगा 5.28 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर आपका हो गया। तो अब आता है जो पाई की वैल्यू आपको 22/7 आपको यहाँ पर रखनी है, तो ये होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर जो होगा तो 5.28 आपका हो जाएगा मीटर में, तो 2 गुना 22/7 गुना आर हमें दिया नहीं गया, तो ये हो जाएगा 5.2, ये 5.28 आपका हो जाएगा मीटर में। अब इसको आर अगर हमने यहाँ पर रख दिया, आर के निकालना है हमें, तो 5.28 गुना 7 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई 22, 2 गुना 22 आपका हो गया। तो अब इसको सोल्व करने के बाद आता है 0.84 m। कितना? 0.84 m। तो अब निकालना हमें बेलन का आयतन। तो बेलन का जब हम आयतन निकालेंगे, किसका? जो बेलन है उसका आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हमें एच यहाँ पर हमें निकालना होगा, क्योंकि एच हमें दिया नहीं गया। तो सबसे पहले अब हमें निकालना है चलिए एच जो है, सॉरी इसमें एच आपको हाइट जो दी गई है 2 मीटर आपकी हाइट है, सॉरी एच भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो ये होता है 22/7 गुना 0.84, 2 बार आपका आएगा गुना 0.84 गुना 2, ये आपका हो जाएगा। इसे सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4.4352 मीटर क्यूब। किस में आएगा? मीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया, तो 4.4352 मीटर क्यूब ऑप्शन थर्ड में दिया गया, ऑप्शन थर्ड ही राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.8 सेंटीमीटर है। तो इस विकर्ण की लंबाई पूछी गई है कि जो लंबाई है वो क्या होगी। तो लंबाई इसमें पूछी गई है। तो चलिए, जो चतुर्भुज आपका होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, तो चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये होता है 1/2 बराबर, तो L1 + L2D ये आपका हो जाएगा। तो इसमें 227 ए जो है आपका क्षेत्रफल है 227.2 बराबर 1/2। L1 जो दिया गया है 7.2 आपका है। L1 कितना है? 7.2 और L2 है 8.8 आपका, और D हमें दिया नहीं गया, निकालना है। तो अब हो जाएगा ये 227.2 कितना? 8D आपका हो जाएगा, ये आया 8D। अब D अगर हमको निकालना है तो D हम राइट हैंड साइड, जो D है वो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। तो अब आता है 227.2 बटे 8 आपको हो जाएगा, तो 8। तो अब इसको सोल्व करने के बाद आता है 28.4। तो D कितना है हमारा? 28.4 सेंटीमीटर आता है। तो विकर्ण की जो लंबाई पूछी गई थी तो इसमें 28.4 सेंटीमीटर आपकी होगी। कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है? ऑप्शन सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि 3x + 4 - 8 6x + 7 = 9x - 8 है तो x² - 2x + 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मान पूछा गया है, वैल्यू पूछी गई है कि वैल्यू क्या आएगी। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, चलिए पहला यहाँ पर आपका आता है, सबसे पहले जो क्या दिया गया ये आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको ये संख्या जो है वो आपकी दी गई है। तो इसे सोल्व करने के बाद ये 5 या 15 आपका हो जाएगा, ये इक्वेशन जो दी गई है। चलिए जो दिया गया हमारा, चलिए यहाँ पर हम एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। जो संख्या हमें दी गई है 5 3x + 4 - 8 6x + 7 बराबर है 9x - 8, ये आपको दिया गया है। तो 5 या 15x आपका हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर के 15 चौका, ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20। अब आपका आगे आता है, ब्रैकेट हटा रहे हैं हम, 8 × 48, तो 48x आपका हो गया, ये हो जाएगा 8 × 7 = 56 आपका हो जाएगा।
इसके बाद आता है आगे, इसको भी हम इधर लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पर प्लस का था, अगर हम जो इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे आपका प्लस में माइनस में आपका हो जाएगा। तो नो एक्स साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो इसमें +8 = 0 आपका हो जाएगा, बराबर 0। तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको जो प्लस प्लस के यानी एक्स वाले एक जगह हम लिख लेते हैं। तो 48 ये आपका आता है, 48x आपका है 15, 48x आपका माइनस में आपका है, तो ये माइनस के हैं। और यहाँ पर ये 48 और 9, यहाँ पर 48x आपका था, तो माइनस माइनस के हम एक जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 15x आपका होता है प्लस के, माइनस के 48x आपका है, माइनस के 9x आपका है, कितना है 48x और 9x आपका हो जाएगा। अब इसमें आगे आता है, इसके बाद आपका प्लस के 20 है, प्लस के 56 है और प्लस के 8 आपका इक्वल हो जाएगा 0। तो इसे सोल्व करने के बाद सबसे पहले आपका आता है तो ये आपका था, तो इसमें चलिए इसके बाद आता है आपका, ये हो जाएगा माइनस के 42x, कितने माइनस के 42x माइनस के 28, माइनस के 28 = 0। तो ये हो गया अब आपके माइनस के 42x बराबर 28 आपका हो जाएगा। तो x के बराबर आएगा माइनस के 28, ये 42 आपका हो जाएगा। अब हो गया माइनस के 2/3। तो यहाँ पर अब आपको दिया गया था x² माइनस 2x + 1, तो में x का मान अब हमें रखना है। तो ये x की वैल्यू आई है 2/3, तो यहाँ पर x जहाँ की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब हम आगे चलते हैं, ये वाला आपको दिया गया है। तो सबसे पहले x की वैल्यू आती है माइनस के 2/3 आपकी आई है, तो 2/3² माइनस के 2x प्लस के 1, सॉरी माइनस के 2, ये था माइनस के 2। तो x की वैल्यू जो आई है माइनस के 2, माइनस के 2/3 आपका हो जाएगा, और प्लस का आपका 1 था। अब इसको सोल्व करने के बाद ये आता है 4/9 प्लस 4/3 प्लस 1, तो इस ये आपका हो जाएगा एलसीएम आया यहाँ पर 9, तो 4 + 12 + 9 = 25/9 आपका आएगा, कितना 25/9। तो कौन सा ऑप्शन में 25/9 है, ऑप्शन 4 में, यही आपका राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जब a बराबर 1 आपका है और b बराबर -3, तो c बराबर -2 है, तो a + b² + c + b² a + c² b + c² तो c a + b² का क्या मान होगा। तो यहाँ पर मान आपसे पूछा गया है। तो चलिए जो यहाँ पर वैल्यू हम रख लेते हैं, तो a b c की जो वैल्यू दी गई है वो हम यहाँ पर रख के चलेंगे। तो सबसे पहले आपका ये आलिक दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू क्या है 1, प्लस 2 की वैल्यू आपको जो b है उसकी वैल्यू दी गई है -3, तो -3² हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू है -2, ये आपका हो गया। अब चलते हैं प्लस का b² आपका है, तो b की जो वैल्यू थी वो है -3² हो जाएगा। ब्रैकेट आता है a का स्क्वायर है 1² प्लस -3² प्लस c का स्क्वायर है -2², ये हो गया। अब है माइनस का c दिया गया है, तो c की वैल्यू कितनी है -2 आपका है, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगी -2। अब है 1, a की 1 प्लस -3²। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद अब इसका आता है 1 + 9 -2 प्लस 9, 1 + 9 प्लस 4 प्लस 2, 1 + 9 8 प्लस 9, 8 + 9 14 प्लस 2 प्लस ये आपका 10, 8 प्लस 126 प्लस 20,
ये हो जाएगा 154। कितना? 154। तो कौन सा ऑप्शन में 154 है? ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन सेकंड ही राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 क्वेश्चन है कि व्यंजक आपको दिया गया है, ये आपको व्यंजक, ये आपको इक्वेशन दी गई है, तो इसके बराबर आपका है, बराबर क्या होगा? चलिए, बराबर इसमें पूछा गया है कि बराबर होगा क्या। चलिए, ये आपका है क्वेश्चन 46। तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पर दी गई है। तो अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद ये आता है एक्स की, इसकी मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब। ये आता है एक्स की क्यूब आपकी हो जाएगा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब प्लस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई की क्यूब। ये हो जाएगा। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अगर हम अगर इसको करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर इसको सोल्व करने के बाद ये आता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। ये क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर जो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो इक्वेशन आपकी बन रही है होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो बराबर इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आपका होता है। और अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होती है तो यहाँ पर ए प्लस बी आपका हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है और ए की स्क्वायर होता है माइनस ए बी आपका हो जाता है और ये आपका प्लस का बी स्क्वायर आपका रहता है। तो इस वजह से ये आपकी इक्वेशन बनता है। और ये कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है कि एक्स की क्यूब है प्लस वाई की क्यूब है प्लस एक्स वाई आपको दिया गया और वाई माइनस एक्स आपका है। तो ऑप्शन थर्ड में दिया गया, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य पूछा गया है कि जो माध्य है वो क्या होगा। तो इसमें 11 ये आपको संख्या दी गई है, इसमें माध्य आपको निकालना है संख्या में। तो कुल जो संख्या आपकी आई है ये 17 संख्या आपका है, 17 जो कि आपका क्या होता है सम जो आपका है और 17 विषम संख्या आपका होता है, ओड नंबर आपका है। ये 17 जो है ओड नंबर होता है। तो अब आंकड़ों का अगर हम माध्यक निकालते हैं, सबसे पहले हम माध्यक निकालेंगे तो माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2, यानी ये आपका पद होता है विषम के लिए। किसके लिए है? विषम के लिए आपका है। तो इसमें ये आता है तो n कितना यानी नंबर संख्या कितने है 17 प्लस के 1/2। तो ये हो जाएगा 17 × 18 18/2। तो ये आपका 9वां पद आएगा। कौन सा? 9वें पद पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये आपका था तो 11। तो इसे पहले हमें ये सीक्वेंस में हमें लगाना होता है छोटा बड़ा करके। ये 0 था पहले, सबसे पहले ये 0 8 9 11, 2 बार आपका 11 है, फिर आपका 17 आता है, देन 18 आता है, उसके बाद 20 था और 20 के बाद 24 है, 24 के बाद 25 आपका दिया गया है 3 बार। 25 कितने बार है? 3 बार। उसके बाद आता है 29, 29 के बाद 2 बार 30 आएगा, देन आता है 44 और 44 के बाद आएगा 50। तो अब आपको 9वां पद देख लेना है कि 9वें पद पर आता क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वें पद पर 24 आता है तो 24 आपका यहाँ हो जाएगा। 9वां पद कौन सा है? 24वां आपका आता है। तो पहले का यानी 24 आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 24वां हो जाएगा। 9वां पद जो है वो 24वां आपका था। इसके बाद आता है आंकड़ों का बहुलक। तो 24 आपका आया, फिर आता है आंकड़ों का जब बहुलक। तो जब हम बहुलक निकालते हैं, बहुलक आपका
बहुलक जो हो जाएगा वो कितना, यानी जो संख्या आपकी ज़्यादा बार आपकी रिपीट हो रही है, तो रिपीट जो हो रही है 25 आपकी हो रही है, 3 बार आपका आया हुआ है तो 25 आ जाएगा। फिर आंकड़ों का परिसर, तो आंकड़ों का जो परिसर होता है, जो परिसर अगर हम निकालते हैं तो परिसर निकालने का क्या होता है, जो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को आपको माइनस करना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 50 आपकी दी गई है और सबसे छोटी 0 है, तो 50 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 50 आपका आएगा। तो अब आपको जो आंकड़े दिया गया है उसका माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य निकालना है। तो इसमें संख्याओं का योग बटे, इसमें क्या होता है, संख्याओं का योग बटे पदों की, जो पद होते हैं उनकी संख्या आपका है। तो संख्या का योग जो होता है इसमें जो आपके आया, इसमें 24 प्लस 25 प्लस 50 को जोड़ देना है। तो कितने पद होते हैं, 3 आपके आए हैं, तो 24 25 50 कितना हो जाता है, 99 आपका होगा, 99 बटे 3, आंसर कितना है, 33 आपका आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 33 था, ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 48 कि एक गणितीय प्रमेय है, जो गणितीय यानी जो गणितीय प्रमेय होता है, मैथमेटिकल जो थ्योरम है वो क्या होते हैं, तो प्रमेय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि ऐसी स्टेटमेंट आपकी होती है जिसे प्रमाण द्वारा, यानी प्रमाण के द्वारा उसको सिद्ध किया जा सकता है, इसे साक्ष्य भी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, साक्ष्य भी आपका बोला जाता है। तो गणित में जो आपका बहुत प्रमेय से प्रमेय आपका होता है, थ्योरम आपकी होती है। तो प्रमेयों की जो थ्योरम की जो विशेषताएं होती है, स्पेशलिटी होती है कि वे स्वयं शुद्ध या फिर सामान्य तर्कों से, जो सामान्य जो तर्क होते हैं उससे सिद्ध किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा, तो गणितीय प्रमेय, जो गणितीय प्रमेय है वो आपका एक ऐसा कथन है जिसे क्या किया जाता है, अभिग्रेडित आपका। तो इसमें अभिग्रेडित की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आपका हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसमें 49 की वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगी, यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। तो आधार जो है वो क्या यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए आधार जो होता है वो कौन सा इसमें दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो आधार क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है वस्तुएं जो ऑब्जेक्ट आपकी होती है, तो इसमें जो आधार होगा, तो अगर हम इसमें जो आपका आएगा यूक्लिड के अनुसार अगर हम जाने, तो यूक्लिड के अनुसार क्या होता है, जो वस्तु होते हैं वो एक समान वस्तुओं के बराबर होता है। तो इसमें यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा यूक्लिड, ऑप्शन फर्स्ट राइट आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है कि गणित में अंतः विषयिकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो किसे उपयोग किया जाएगा, तो किसे यहाँ पर उपयोग किया जाता है ये इसमें पूछा गया है। तो उपयोग जो है वो किस किस को, इसमें प्रोजेक्ट को उपयोग किया जाएगा, प्रोजेक्ट के साथ साथ प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका जो है क्षेत्र भ्रमण जो फील्ड ट्रिप आपका होता है इसको दिया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 51, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, सदैव क्या रहेगा, सम आपका रहेगा। तो किस विधि से, जो आपका डायरेक्ट प्रूफ होता है प्रत्यक्ष उपपत्ति से, कौन सी, प्रत्यक्ष उपपत्ति, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, मानदर्शन जो विजुअलाइजेशन होता है, उसके साथ साथ आपका पक्षांतरण होता है, ट्रांसपोजिशन, देन आता है सामान्यीकरण और अनुमान लगाना, यानी कंठस्थ जो रटकर याद करता है वो आपका नहीं होगा, बाकी के सारे हो गए। तो इसमें राइट आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन फर्स्ट। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। तो संभावना जो न्यूनतम होती है वो कैसे होती है, तो एक जो लंब होता है वो वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो होनी चाहिए उसकी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका राइट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर है
54 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? तो किससे ये संरेख होगा? ये होता है संरेख जो है कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? तो प्रभावी क्या होता है? एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीके को इनकरेज करना। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है कि आयतन के मापन के शिक्षण में और अधिगम संवर्धन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो वांछनीय जो प्रक्रिया होता है वो है कि विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। नेक्स्ट आता है 57 क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार आपको बताना है कि बच्चों की दिक्स्थान समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं होगा? कि ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्क संगत में। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58 कि यदि यह आपका माइनस के क्वेश्चन दिया गया है कि यदि -12 गुना -3 आपका है प्लस ये आपका 20 भाग -4 -24 भाग 8 तो -16 भाग -2 8 -28 भाग 7 प्लस x है। तो x का वैल्यू आपको निकालना है। क्या निकालना है? x की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी होगी। तो x का जो मान है वो क्या आएगा? चलिए इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले है तो ये जो संख्या आपको दी गई है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे पहले ये -12 गुना -3 आपका है प्लस माइनस के ये इसको भाग कर देंगे तो भाग करने के बाद ये हो जाएगा -3 प्लस ये आएगा -5 यानी 20 4 पंजे 20 आपका होता है -5 प्लस 3 माइनस के फिर ये आपका आ जाएगा -8 आएगा। 8 आने के बाद 8 ये हो जाएगा। इसके बाद ये आपका बराबर में आता है -4 प्लस x -4 प्लस के x ये बराबर में इसके आता है -4 प्लस के x। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 12 -12 गुना -3 प्लस -2 प्लस के 8 इक्वल -4 प्लस के x। तो ये हो जाएगा 12 3 36 तो 36 -2 प्लस के 8 प्लस के 4 तो बराबर कितना होगा? x आपका आ जाएगा। तो अब है कि x बराबर 46 कितना आएगा? x के बराबर 46 तो ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 59 कि यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x 0 8 6 7 y 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस y का मान पूछा गया है कि जो मान है वो क्या आएगा? तो मान क्या आएगा? तो चलिए यहाँ पर अगर इसका मान निकालना है तो 11 के जो विभाजित या नियम से तो इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं। तो इसे करने के लिए तो इसमें 11 व 8 से पूछा गया है ना, 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस y का मान इसमें पूछा गया है कि मान क्या होगा? तो जो 3x है तो सभी तभी विभाज्य होगी है जब यह 11 व 8 दोनों संख्या से विभाज्य हो। किससे? 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 8 से भी विभाज्य आपकी होनी चाहिए। तो 11 से जब हम इसको विभाज्य करते हैं तो 11 से जब विभाज्य करेंगे इसको तो ये आता है x प्लस 3 प्लस 8 प्लस के 7 माइनस y प्लस 6 प्लस के 0 प्लस के 0 तो बराबर कितना आएगा? 11 आपका आता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 18 माइनस y माइनस 6 बराबर कितना? 11। तो x माइनस
y बराबर -1 आपका आएगा। कितना? -1, जो कि पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब 8, ये आपका 11 से था, अब हम 8 से निकालेंगे। तो 8 से जब डिवाइड होता है तो ये हो जाएगा 67y/8। यानी ये जब पॉसिबल होता है कि y का मान कितना हो, 2 आपका होता है, तो y का जब मान 2 होगा तो y बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी थी। तो इसमें आएगा x -2 बराबर -1। तो x के बराबर कितना होगा? 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं यहाँ पर इसके बाद, तो ये आएगा इसमें 3x + y बराबर 3 गुना 1 प्लस के 3 गुना 1 प्लस ये हो जाएगा प्लस के 2 बराबर कितना? 5 आपका आ जाएगा। यानी 3 और 2 5, तो 5 यहाँ पर आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 5 है? ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि 6 सही 2/3 भाग 2 सही 1/2 गुना 3 सही 3/4 माइनस 5 सही 1/2 गुना 4 सही 1/4 प्लस 1 सही 2/3। तो ये आपका ब्रैकेट में आता है 7/8 प्लस 3/4 गुना 2/3 आपका है। तो इसका मान पूछा गया है कि जो इसका मान है वो क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले अगर हम इसके वैल्यू निकालते हैं तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आपका 6 × 18 और 2 20, 20/3 आपका हो जाएगा। कितना? 20/3, 20/3 आपका हो गया। फिर आता है भाग आपका 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 गुना 3 × 9, 3 × 9 आपका ये हो गया। चलिए अब 4 × 12 और 3 15, कितना? 15/4 हो जाएगा। माइनस के 5 दूनी 10 और 11, 11/2 गुना 4 × 16 और 1 17, 17/4 आपका हो जाएगा प्लस 1 सही 2/3 आपका देगा। 3 × 1 3, 3 और 2 5 और 3, तो 5/3 आपका आ जाएगा। ब्रैकेट में था 7/8 प्लस के ये आपका 7/8 या 3/4 गुना 2/3 आपका था, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा और 2 से 2 ये आपका, यानी 2 दूनी 4 आपका होता है। ये आपका आ जाएगा 1/2। कितना आया? 1/2 आपका आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके चलते हैं। तो 20 बटे, अब यहाँ पर जहाँ पर आपको डिवाइड का साइन आपको दिया गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी तो ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर आपके आ जाएगी। तो इस तरह आपका हो जाएगा। अब है कि 20/3 आपका था गुना 2/5 आपका हो जाएगा। पहले 5/2 था, अब ये आ जाएगा 2/5 आपका हो जाएगा गुना 15/4 माइनस के 11/2 आपका हो जाएगा गुना 17/4 प्लस के 5/3, प्लस के कितना है? 5/3 आपका है। देन आता है ये आपका, इसको सोल्व करने के बाद ये आता है आपका 11/8 आपका आ जाएगा, गुना 11/8 आपका हो गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 10 माइनस कितना? 10 माइनस 187 ये हो जाएगा 187/8 माइनस के 55/24 आपका, ये आपका प्लस के 55/24 आपका आ गया। इसे सोल्व करने के बाद ये हो जाएगा 240 माइनस 561 प्लस 55 बटे में कितना आएगा? 24 आपका आएगा। देन आता है माइनस के 266/24, 266/24। तो इसको सोल्व करने के बाद ये आता है 11 सही 1/2। तो कितना आंसर आएगा? 11 सही 1/2। किस में? माइनस का। तो कौन सा ऑप्शन में? माइनस के 11 सही 1/2 दिया गया है। ऑप्शन 11 सही 1/12 आपका है, ये आपका 12 है। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट में, जो कि आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है आपका साइंस का सेक्शन। यहाँ पर जो स्टार्ट होगा साइंस का सेक्शन, अब आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर आता है कि एक्स वह रसायन है। क्या है? जो एक्स है, एक्स वो रसायन आपका दिया गया है। तो ये कौन सा रसायन आपका है? एक्स। चलिए तो इसमें क्वेश्चन में 60 में कि एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या होगा? तो इसमें पूछा गया है कि जो एक्स है और जो वाई है वो होता क्या है। तो एक्स और वाई होगा क्या? तो एक्स जो होता है वो मिल्क होता है और ऑफ मैग्नीशियम, तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका है। कैसा? यानी ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो। इसमें जो क्वेश्चन
था 61। इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड आपका है कि एक्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता? डबल रोटी में नहीं होता है। किसमें? जो डबल रोटी होती है, डबल रोटी पकाने में किसका यूज किया जाता है? तो डबल रोटी जब हम पकाते हैं उसमें जो कवक होता है, जो ईस्ट यानी फंगी जो होता है, क्या होता है, जब सुई उस पर लग जाती है, फंगी यानी कवक या ईस्ट का यहाँ पर यूज किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग केवल किसमें किया जाता है? जो बेकरी उद्योग में आपका किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट होते हैं वो तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं और वो जो श्वसन के दौरान जब अवशोषण करते हैं उसके दौरान जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होते हैं, वो CO2 के बुलबुले आपने देखे होंगे, डबल रोटी को क्या करते हैं? सॉफ्ट आपके करते हैं, मुलायम करते हैं। ये आपने जब 6 to 8 हम जो NCERT अपनी कर रहे हैं वहाँ पर आपने देखा होगा, पूरी डिटेल में आपको समझाया गया था। अब आता है नेक्स्ट आपका 63 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो जो भिन्न आपको दिया गया है वो कौन सा होगा? जो देखिए वनोन्मूलन होता है या मरुस्थलीकरण है या अपरदन है, तीनों का तहनो क्या है? ये स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र आपका होता है उसकी समस्या है, लेकिन यहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं, संरक्षण आपका कर रहे हैं। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 64 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं दी गई है? तो वो है कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो वो परिवर्तन जिसमें क्या होता है, एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन आपका कहलाता है। रासायनिक जो केमिकल जो चेंजेस होता है वो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65, कणों के साइज या आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? तो आरोही क्रम को कौन सा यहाँ पर निरूपित करेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा मृतिका। क्या आता है? मृतिका आता है, फिर गाद आएगा, फिर रेत आएगा, फिर बालू आएगा, फिर बजरी या चट्टान आपका आता है। तो ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है, मछली मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य करती है। जो मछली होती है, जो मत्स्य होता है उसमें यानी जो मछली में जो क्लोम होता है उसका कार्य क्या होता है? तो क्लोम का जो कार्य होता है वो क्या होता है? जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। जो क्लोम होता है वो जल में जितने भी घुली हुई जो ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। तो क्लोम जो होता है मछली को जल में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होते हैं घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी हेल्प करती है। और जो क्लोम होती है वो त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम कहाँ पर होते हैं? वो त्वचा से बाहर की ओर आपके निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिका की संख्या भी कैसी होती है? ज़्यादा होती है और जो गैस विनिमय में भी सहायता करती है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग करेंगे? ब्लेड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 68 क्वेश्चन की मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलते हैं। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होती है? तो बीच की दूरी इसमें पूछी गई है कि दूरी कितनी आएगी। तो दूरी कितनी आती है? दूरी आएगी इसमें 8 मीटर। कितनी दूरी आती है? 8 मीटर आती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, कोई लोलक है यानी जो पेंडुलम होता है उसे 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दी गई कथनों में से कहीं जो सही कथन है वो आपको चुनना है। तो इसका जो आवृत काल होता है वो आपका 0 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज आपकी होती है। तो ऑप्शन है इसमें सेकंड आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन, गलत स्टेटमेंट इसमें आपको चुननी है। कौन सी? जो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है तो ये होती है बाल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के जो घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ये आपका गलत स्टेटमेंट आपकी दी गई है। अब है नेक्स्ट आपका 71 क्वेश्चन, कौन सा कथन इसमें सत्य आपका होगा? तो सत्य केवल जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 72 क्वेश्चन, सही कथन यहाँ पर आपको पहचानना है। सही जो स्टेटमेंट है वो आपको बतानी होगी क्वेश्चन नंबर 72 में। तो सही स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो प्रयोगशाला थर्मीमीटर का प्रतिशत डॉक्टरी थर्मीमीटर से क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये सही ऑप्शन आपका होगा, सही ऑप्शन होगा।
चलिए अब आता है तो डॉक्टरी थर्मामीटर का केवल क्या होता है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो यूज़ होता है केवल जो शरीर होता है उसका ताप, यानी जैसे जब आपको फीवर वगैरह हो जाता है तब आप अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर नापते हो थर्मामीटर से नापते हो, तो मानव शरीर का ताप जो होता है वो जनरली कितना रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो यही कारण है कि थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो प्रयोगशाला तापमापी होता है, जो प्रयोगशाला आपका होता है वो थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। चलिए इसमें ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73। गलत कथन आपको यहाँ पर पहचानना है। तो गलत स्टेटमेंट इसमें क्या आती है, कोयले, जो गलत स्टेटमेंट है आपका 73 में कि जो बायोगैस का कैलोरीमान ऊष्मायमान एलपीजी के कैलोरीमान ऊष्मायमान से अधिक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जो बायोगैस आपकी होती है, कौन सी जो बायोगैस होती है इसका कैलोरीमान आपका होता है 45,000। ये आपको टेबल आपको करवाई गई है, उसे आप ध्यान से देख सकते हैं। तो 35,000 से लेके 40,000 आपका होता है बायोगैस का। और जो एलपीजी है, एलपीजी का कितना होता है, 55,000 आपका होता है। एलपीजी का 55,000 आपका होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि बायोगैस का कैलोरी मान जो उसमें मान होता है वो एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। तो बायोगैस का आपको ये बायोगैस का ये कैलोरी तो किसका ज़्यादा होता है, एलपीजी का ज़्यादा होता है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74 कि कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है, तो कितनी दूरी वो तय करती है ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसमें यात्रा में पहले तय की गई दूरी यानी इसमें होता है चाल गुना समय, तो चाल ये हो जाएगा 50 गुना 12/60 आपका हो जाएगा। कितना आता है, 10 किलोमीटर आपका आएगा। तो यात्रा में अगली, तो अगली का अगर हम निकालते हैं 40 गुना 18/60 आपका हो जाएगा। तो ये आपका आता है 12, कितना 12 किलोमीटर। तो 10 और 12 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 22 किलोमीटर आपका आएगा। तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पर चुननी है। तो गलत जो स्टेटमेंट होगी वो होती है कि सभी आवृत्ति गतियाँ वृत्तुल वृत्ताकार गतियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 क्या है इसमें सही आपका हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 76 कि समतल दर्पणों में बनने वाला प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य है। पहला कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिल्कुल सही। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, रॉन्ग। सी है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, सही है। डी प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, सही। तो इसमें आपका जो है बी को छोड़कर बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी सही होगी। तो ACD आपका सही है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है यहाँ पर कि विज्ञान तत्वों के समुच्चय के समतुल्य है, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 78 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर कि बच्चे के प्रति निष्ठ होना चाहिए। अब है नेक्स्ट आपका 79 क्वेश्चन, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वेदता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो वो होती है प्रक्रियात्मक, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80, अनु जो है वो कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो उपयुक्त उद्देश्य इसमें क्या हो सकता है ये इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 80 में। तो इसमें A, B और C आपका सही होगा। तो 3 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए कि अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तिका परिभाषा में पर बदलाव, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। कि बच्चों में के समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि एक शिक्षक कक्षा का आरंभ का एक दिन दिए गए जो भोजन के नमूने के मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होती है? अनुप्रयोग करना, ऑप्शन थर्ड, यानी अप्लाइंग करना, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? तो वो होता है कक्षा में व्याख्यान सुनना, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 85 क्वेश्चन है कि विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है? तो किसके द्वारा कमी का पता लगाएंगे? अवधारणा, मानचित्र, वर्णन, अभिलेख, पोर्टफोलियो। संतृप्त उपलब्धि गलत आपका होगा, तो एबीसी इसमें सही होगा, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन, कौन निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? तो अवलोकन आधारित कौन सा है? वर्णन, अभिलेख, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? एक तो पश्मीना सोल बकरी के बालों से बनता है, दूसरा ऊंट के ऊन कारपेट बनाने का उपयोग करता है। ये भी आपको चैप्टर में पढ़वाया गया था, जो रेशे वाला, संश्लेषित रेशे वाला आपका चैप्टर था। तो इसमें जो सोल वोल आपका देखा था आपने, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88 कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को आपको पहचानना है। जो जंतु है तो वो कौन सा जंतु होता है? सर्प होता है, स्नेक आपका होता है, जो जिगजैग आपका चलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 89 कि दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं दी गई है? जितनी भी जो धमनियां होते हैं वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है, ऑप्शन थर्ड राइट हो, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 90, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? तो इसमें जो एसिटिक अम्ल आपका होता है ये होता है सिरके में, और लैक्टिक अम्ल आपका होता है दही में। ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है, ऑक्सैलिक जो एसिड है ये पालक में पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ये आपका नींबू वंश फल में आपका माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।